Okay, now we'll start with the epidemiology portion. That is, epidemiology मतलब है क्या? Study of distribution and determinants of health related state or events and disease in a specified population. वो किस तरह से लोगों को impact कर रही है specified population में? क्यों हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं? After knowing the distribution of the disease, क्या करेंगे हम लोग? We will try to control the health problem. We will try to control the health problem. ठीक है? So aims of the epidemiology क्या है? Distribution and magnitude of the health and disease describe करना. To identify the risk factor. जैसे कि आप देखते हो कि लंग कैंसर जो होता है स्मोकिंग से होता है. ये चीज कैसे पता लगी होगी? बहुत सारी प्रिविलेंस स्टडी, इंसिडेंट स्टडी यानी कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हुई होगी जिसमें पाया गया कि स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर. तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग. तो अगर हमें कोई भी डिजीज से रिलेटेड रिस्क फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हमें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करनी ही पड़ेगी. और इसके बेसिस पे हम लोग प्लान कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इवेल्युएशन कर पाएंगे फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस. So there are two types of experimental. Observational मतलब मान लो अगर आप कोई हॉस्पिटल में जा रहे हो, बस चुपचाप वहां देख रहे हो कि किस तरह से ओपीडी में गा रहे हैं, किस तरह से डॉक्टर्स लोग उनको दवाई दे रहे हैं, बस आपने ऑब्जर्व किया और कुछ नहीं किया. दैट इज फॉर ऑब्जर्वेशनल. एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या होता है? जब आप खुद ओपीडी में बैठे हो और खुद पेशेंट को दवाई दे रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, फील्ड में हो जब आप लोग, तो दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल. ठीक है. सो ऑब्जर्वेशनल स्टडी का एग्जांपल है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, एनालिटिकल स्टडीज, वेयरएज एक्सपेरिमेंटल स्टडी का एग्जांपल है आरसीटी, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल. ठीक है. तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी के क्या क्या टाइप्स होते हैं. आरसीटी दैट इज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, field trial, community trial and different clinical trials. ठीक है. Whereas observational study दो तरह की होती है, descriptive study and analytical study. डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होती है वो होती है प्लेस, पर्सन एंड टाइम. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई डिजीज जो है वो कौन सी जगह पे हो रही है, किन लोग को हो रही है और किस टाइम पे हो रही है, ये पता लगाते हैं. एनालिटिकल स्टडी जो इसका सेकेंड पार्ट है ऑब्जर्वेशनल का, उसका पार्ट होता है, उसके टाइप्स होते हैं कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड इकोलॉजिकल स्टडी. ठीक है. सो ऑब्जर्वेशनल स्टडी के ये सब एग्जांपल्स है और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के ये सब एग्जांपल है. एक एक स्टडी को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. जहां से क्वेश्चन आता है वो वाला पोर्शन. तो सबसे पहले ये सब स्टडीज पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स है जो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, जैसे कि इंसिडेंस क्या होता है, प्रिविलेंस क्या होता है. सो प्लीज किसी को आइडिया है या किसी को मतलब क्लियरली आइडिया है कि इंसिडेंस क्या होता है, प्रिविलेंस क्या होता है, बताओ. इंसिडेंस मतलब न्यू नंबर ऑफ केसेस जो हो रहा है, और प्रिवेलेंस Exactly. मतलब जो ओल्ड केसेस एंड न्यू केसेस इंक्लूडेड. तो Very good, very good. So incidence basically is the new number of cases. New cases is known as incidence. Prevalence means new plus old case. जैसे आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाएगी, इंसिडेंस मतलब न्यू केस, प्रिविलेंस मतलब न्यू प्लस ओल्ड केस, तो जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड आए क्वेश्चंस वो इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. सो इंसिडेंस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यू केसेस. देखो ये बाथटब है, ये एक टैप है, इस टैप में से जो पानी गिर रहा है, नया पानी जो गिर रहा है, दिस इज नोन एज इंसिडेंस. Number of new cases occurring in a defined population during a specified period of time, and it is a rate which is expressed per thousand. इंसिडेंस जो होती है एक रेट होती है जो कि पर थाउजेंड के रूप में एक्सप्रेस की जाती है. ओके. एंड इट इज द कोहर्ट स्टडी. इन कोहर्ट स्टडी वी कैलकुलेट इंसिडेंस. जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ स्टडी, कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, तो कोहर्ट स्टडी से हम लोग इंसिडेंस कैलकुलेट करते हैं. So this is again a question. Incidence can be calculated from
cohort study. How? When I'm going to teach you cohort study, I will tell you how incidence is calculated from cohort study. ठीक है? Prevalence मतलब total current cases. At present कितने हैं cases? जो कि old cases भी होता है और new cases भी होता है. In a given population over a point or period of time. For example, सितंबर 2025 में कितने कोरोना का केसेस है, तो इसमें ओल्ड केसेस भी इंक्लूड होंगे जिनको अभी भी कोरोना चल रहा है, और नए केसेस भी इंक्लूड होंगे, दैट इज नोन एज प्रिविलेंस. और इंसिडेंस होगा कि 19 सितंबर को कितने केसेस आए कोरोना के, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस, न्यू केसेस. ठीक है? अब प्रिविलेंस होता है वो तीन तरह का होता है, पॉइंट प्रिविलेंस, पीरियड प्रिविलेंस एंड क्रॉस सेक्शनल. स्टडी से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसिडेंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कोहॉर्ट स्टडी, प्रिविलेंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल स्टडी. पॉइंट प्रिविलेंस मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, 19 सितंबर को कितने केसेस हुए. ठीक है? That includes old plus new cases. Period prevalence मतलब क्या होता है, सितंबर 2025 से लेके नवंबर 2025 में कितने केसेस ऑफ कोरोना मिले. यहाँ पे एक पीरियड हो गया. ठीक है? एक टाइम पीरियड हो गया. इसको बोलते हैं पीरियड प्रिविलेंस. और पॉइंट प्रिविलेंस मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने केसेस मिले. ठीक है? So incidence means new cases, prevalence means old plus new cases. Incidence is calculated from study, prevalence is calculated from cross sectional study. Prevalence दो तरह का होता है, point prevalence और peak prevalence. ठीक है? Okay. एक मिनट, wait a minute. नाउ एक कुछ टर्म्स है, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक, एक्सोटिक. जब कोरोना पेंडेमिक हुआ था, आई होप ये सारे टर्म्स आपने न्यूज़ेस में देखे होंगे, बहुत सुने होंगे. तो जस्ट एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ. एंडेमिक मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज अमंग द पॉपुलेशन. ऐसी डिजीज जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहती है पॉपुलेशन के अंदर. फॉर एग्जाम्पल मान लो इन्फ्लुएंजा, जो हमेशा प्रेजेंट रहती है इंडिया के अंदर. ठीक है? कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहती है, वो एक तरह से एंडेमिक है. एपिडेमिक मतलब अराइज इन केस विच इज क्लियरली इन एक्सेस, मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लास्ट 10 ईयर्स के कैलकुलेशन के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोविड या मान लो कोविड के केसेस या मान लो इन्फ्लुएंजा के केसेस 10,000 आने चाहिए पर ईयर. ठीक है? लास्ट 10 ईयर्स की स्टडी की ट्रेंड्स में देखा गया कि लगभग हर साल ऑन एन एवरेज 10,000 केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा होते ही होते इंडिया में. लेकिन अचानक से 1 लाख केसेस मिल जाना इन्फ्लुएंजा के एक साल के अंदर ही, तो इन्फ्लुएंजा विल बिकम एपिडेमिक. क्योंकि जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा राइज हो चुका है केसेस, मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन. एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये बायोस्टैट्स का एक टर्म है. मान लो कि किसी की एवरेज हाइट आप मानते हो 5 फुट 4 इंच या 5 फुट आप एवरेज हाइट मानते हो. ठीक है? लेकिन किसी की हाइट अगर 7 फुट है तो वो इंसान बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा मतलब टॉल है. तो ही इज मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है? तो कोई भी डिजीज जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे एक्सेस हो जाए, ठीक है, दैट इज नोन एज एपिडेमिक. Then pandemic matlab when a disease usually spreads to global level and it crosses 2 WHO regions या 2 continents, that is known as pandemic. Sporadic matlab इधर उधर scattered cases. For example, एक केस फूड पॉइजनिंग का दिल्ली में आया, एक केस राजस्थान में आया, एक केस तमिलनाडु में आया. तो इधर उधर केसेस स्प्रेड हो रखे हैं, आपस में इन केसेस का कोई रिलेशन नहीं है. दिस इज नोन एज स्पोराडिक. एक्सोटिक मतलब इम्पोर्टेड डिजीज, जो डिजीज बाहर से आई है इंडिया के अंदर. फॉर एग्जाम्पल येलो फीवर. फॉर एग्जाम्पल येलो फीवर. ओके, कैन यू टेल मी वन केस ऑफ पोलियो इन इंडिया, वन केस ऑफ पोलियो इन इंडिया अगर मिलता है मान लो कल की डेट में, तो वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा, एंडेमिक,
एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोराडिक या एक्सोटिक? एपिडेमिक। व्हाई? हमें स्पोरेडिक में आना चाहिए। ओके, हम एक्सोटिक होगा क्योंकि या फिर पोलियो इंडिविजुअल। तो एक्सोटिक। ओके, एपिडेमिक मैम। ओके। अगर एपिडेमिक बोल रहे हो तो क्यों एपिडेमिक बोल रहे हो? Why one case of polio is called epidemic? एकदम सही आंसर है, एपिडेमिक होगा, लेकिन क्यों? Because you were expecting 0 cases of polio in India. ठीक है, you were expecting 0 case of polio in India, but even this is also clearly a rise in excess, क्योंकि last 5 years में मान लो एक भी केस ऑफ पोलियो नहीं मिला है। अगर एक भी केस ऑफ पोलियो अब इंडिया के अंदर आता है तो उसको एपिडेमिक कहा जाएगा, क्योंकि इट इज क्लियरली इन एक्सेस। ठीक है, इवन वन केस ऑफ येलो फीवर जो कभी इंडिया में होता ही नहीं है, ऑल्सो इट इज आल्सो एक्सोटिक डिजीज, बट अगर वो इंडिया में हो गया, एक भी केस ऑफ येलो फीवर अगर इंडिया के अंदर आ गया तो उसको आप एक्सोटिक तो कहेंगे, साथ के साथ में उसको एपिडेमिक भी कहेंगे, क्योंकि देयर वाज 0 केसेस ऑफ येलो फीवर लास्ट ईयर्स में। ठीक है, so even one case of polio, even one case of yellow fever is known as epidemic because it is clearly in excess what you were expecting. ठीक है, okay, now tell me this question, अगर incidence prevalence का meaning clear है, new vaccine comes in market, कोई नई वैक्सीन आई है मार्केट में मीजल्स के लिए, what will it decrease? incidence, prevalence, both या फिर none? इंसिडेंस। इंसिडेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कोई न्यू वैक्सीन मार्केट में आएगी मीजल्स की, तो वो सिर्फ नए केसेस ऑफ मीजल्स को अब प्रिवेंट करेगी। ठीक है, ताकि नए केसेस और नहीं बढ़े, तो न्यू वैक्सीन विल प्रिवेंट इंसिडेंट्स। ओके, अभी एक थोड़ा नया क्वेश्चन आता है, increase of occurrence of road RTA मतलब road traffic accidents on weekends is an example of, for example for example Saturday Sunday को बहुत ज्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखे जा रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? साइक्लिक ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड या ट्रांजिशनल ट्रेंड? नाम से तो साइक्लिक ट्रेंड, एवरी सैटरडे संडे। सीजनल। ओके, ओके, अच्छा, देखो अब ये चीज याद रखना, व्हाट इज साइक्लिकल ट्रेंड एंड व्हाट इज सीजनल ट्रेंड एंड व्हाट इज सेक्युलर ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड ये सब क्या होते हैं? बेसिकली पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस ऑफ डिजीजेस होती हैं। सीजनल ट्रेंड मतलब कोई पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर कोई इंसिडेंस पर्टिकुलर सीजन में हो रहा है, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन। फॉर एग्जाम्पल अक्रेंस ऑफ द मीजल्स एंड चिकन पॉक्स इन स्प्रिंग या अक्रेंस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इन विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल ट्रेंड, किसी सीजन की वजह से हो रहा है। बट साइक्लिकल ट्रेंड मतलब the disease will occur in cycle, for example influenza every 10 years, RTA every weekends, measles every 2 to 3 years। ऐसा देखा जा रहा है कि ये आपको भी पता है कि इन्फ्लुएंजा जो होता है हर 10 साल में उसके केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये साइक्लिकल ट्रेंड देखा गया इन्फ्लुएंजा डिजीज का कि हर 10 साल में बहुत ज्यादा केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा राइज होता है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिकल ट्रेंड कि कुछ कुछ दिनों बाद, कुछ कुछ सालों बाद वो पर्टिकुलर डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिकल ट्रेंड। और पर्टिकुलर सीजन में अगर कोई डिजीज बढ़ रही है दैट इज नोन एज सीजनल ट्रेंड। सो द आंसर विल बी RTA एवरी वीकेंड का आंसर होगा साइक्लिकल ट्रेंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं? ये तो एग्जाम्पल हो गया पीरियडिक फ्लक्चुएशन। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन ऑफ डिजीज का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि चेंजेस ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी।
ठीक है, मान लो कोई डायबिटीज है या मान लो कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, बहुत लॉन्ग टर्म के बाद देखा गया कि आज की दुनिया में बहुत सारे लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो ज्यादा होती जा रही है। तो हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड पढ़ेंगे, लास्ट 20 ईयर्स का हम लोग डेटा देखेंगे कि लास्ट 20 ईयर्स के कंपैरिजन में आज ईयर में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, प्रोग्रेसिव चेंजेस। धीरे धीरे करके वो डिजीज जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, सालों लग गए हैं बढ़ने में। दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस। ठीक है, अच्छा, अब एपिडेमिक एंड टाइप्स ऑफ एपिडेमिक। डेफिनेशन ऑफ एपिडेमिक क्या है? अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेक्टेड। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 0 केसेस ऑफ पोलियो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 0 केसेस ऑफ येलो फीवर इन इंडिया, अगर एक भी केस आ गया दैट इज नोन एज अनयूजुअल अकरेंस ऑफ द डिजीज। सो दैट इज व्हाई येलो फीवर एंड पोलियो, इवन अ सिंगल केस इज नोन एज एपिडेमिक। ठीक है, now there are types of epidemic, that is common source, single exposure, common source, continuous exposure, propagated epidemics, slow modern epidemics। अब ये कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर का मतलब क्या है? मान लो आप सब लोग एक पार्टी में गए, ठीक है, उस पार्टी के खाने से जो जो लोग बाग उस पार्टी में गए थे सबको फूड पॉइजनिंग नेक्स्ट डे। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल एक्सपोजर और पॉइंट सोर्स, क्योंकि खाने एक ही सोर्स था, वो जो जगह जहाँ पे पार्टी था वहां का खाना खाने से। ठीक है, सबको नेक्स्ट दिन जो है फूड पॉइजनिंग हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक। यहाँ पे एक ही पीक होगी, यहाँ का जब आप कर्व बनाओगे उसमें एक ही पीक होगी, एक ही इंक्यूबेशन पीरियड में सबको बीमारी हो जाएगी। ठीक है, विदिन 12 आवर्स सबको फूड पॉइजनिंग के सिम्टम आने लग जाएंगे, विदिन 10 to 12 आवर्स सबको फूड पॉइजनिंग के सिम्टम आने लग जाएंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, जो कि एक इंक्यूबेशन पीरियड ही होता है, इसमें एक ही पीक होती है। ठीक है, एग्जाम्पल कोलेरा, एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी, एग्जाम्पल फूड पॉइजनिंग। दूसरा एग्जाम्पल बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल देयर इज कंटेमिनेटेड वेल इन द विलेज। एक गांव है, उसमें जो वेल है वो पूरा कंटेमिनेट हो चुका है, रोज लोग बाग पानी उसमें से लेके जा रहे हैं, रोज लोग बाग पानी उसमें से लेके जा रहे हैं, कंज्यूम। बहुत लोगों को फूड पॉइजनिंग जैसे सिम्टम्स आने लगे, बहुत लोगों को डायरिया या बहुत लोगों को टाइफाइड सिम्टम आने लगे उस पर्टिकुलर विलेज में। ठीक है, तो बिकॉज ये कंटिन्यूस क्या है, क्योंकि आप रोज उसी वेल से पानी पी रहे हो, तो उसके पीक्स कैसे होंगे? इस तरह से मल्टीपल पीक्स। ठीक है, क्योंकि बार बार आप एक्सपोज हो रहे हो, बार बार वहीं से पानी पी रहे हो, वो कंटेमिनेटेड है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस एंड मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक। ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रोपोगेटेड एपिडेमिक, जो पर्सन टू पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल पोलियो या कोरोना, एक इंसान को कोरोना हुआ, उसने छींका या उसके कांटेक्ट में आए, दूसरे इंसान को भी हो गया। दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। ठीक है, स्लो मॉडर्न एपिडेमिक यूजुअली होता है अपना हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि स्लोली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो मॉडर्न एपिडेमिक्स। ठीक है, अच्छा, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग एक इंटरेस्टिंग डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। दैट इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़ा एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट करना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो ये AIA PGT 2024 में ये क्वेश्चन आया था। इन लेथाइरिज्म द टॉक्सिन प्रेजेंट इज बोआ, टर्ब्यूटलिन, क्लोरीन या आयोडीन? कोई बताएगा? बोआ। वेरी गुड। ठीक है, एक्चुअली लेथाइरिज्म जो डिजीज होती है वो नर्वस सिस्टम की एक डिसऑर्डर होती है, जिसमें देखो इस तरह से फेसेस होता है, लेटेंट फेस, नो स्टिक फेस, वन स्टिक फेस, टू स्टिक फेस और क्रॉलर स्टेज। तो इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द बोआ टॉक्सिन, जो कि एक लेथाइरस दाल में होती है, जो यूजुअली बिहार वगैरह में कंज्यूम की जाती है, लेथाइरस सटाइवा,
दाल होती है उसके अंदर ये बोआ टॉक्सिन आ जाता है, जिसकी वजह से लथाइरिज्म करके डिजीज हो जाती है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज है, जिसमें जो इंसान होता है वो पूरा पैरालाइज हो जाता है। तो धीरे धीरे पहले वो लेटेंट स्टेज में रहता है, फिर धीरे धीरे उसको चलने में प्रॉब्लम होती है, फिर उसको एक स्टिक से चलना पड़ता है, फिर 2 स्टिक से, और फिर अल्टीमेटली वो क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। लथाइरिज्म डिजीज है, टॉक्सिन क्या है, बोआ। फिर एक डिजीज है जो कि इस चैप्टर जब हम पढ़ेंगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, एपिडेमिक ड्रॉपसी। ठीक है, एपिडेमिक ड्रॉपसी जो है वो सैंग्विनेरिया से होता है, जो कि आर्जिमोन मैक्सिकाना अल्ट्रेशन रहता है इसका। अल्फा टॉक्सिकोसिस अल्फा टॉक्सिन टॉक्सिन की वजह से होता है। एस्परजिलस फ्लेक्स अडल्ट्रेशन की वजह से होता है। एंडेमिक एसाइटिस जो होता है वो पायरोरिजिडीन अल्कलॉइड जो कि एक टॉक्सिन होता है उसकी वजह से होता है, जो कि क्रोटेलेरिया सीड्स यानी कि झुनझुनिया सीड्स के अडल्ट्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, ये टेबल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे जब न्यूट्रिशन वाला चैप्टर आएगा, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 2024 में, एकदम न्यू क्वेश्चन है। यूजुअली हम लोग इस टॉपिक को कर देते हैं, पर यहीं से क्वेश्चन आया है। 9th टारगेट ऑफ सस्टेनेबल गोल 2030 इज to strengthen the implementation of WHO framework convention on tobacco control, to strengthen the capacities of all countries, particularly developing countries, for early risk reduction, management of national global health risk. By 2030, substantially reduce the number of death या illness from hazardous chemical, water, soil pollution. Yeah, by 2030, reduce by 1/3 premature mortality from non-communicable diseases through prevention, treatment and mental health and well-being. एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। सस्टेनेबल गोल क्या होता है कि देयर इज टर्म नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एक टर्म होती है, ये बेसिकली एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट बनाती है, जिसमें 17 गोल्स है, उनमें से 9th नंबर टारगेट पूछा गया है। और सस्टेनेबल गोल मतलब क्या होता है, कंट्री की वेलबींग के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये सब गोल्स बनाए जाते हैं। तो पूछा गया इनमें से 9 टारगेट कौन सा है। टोबैको कंट्रोल करना, रिस्क या रिडक्शन ऑफ द हेल्थ रिस्क, हजार्ड डेथ जो कि केमिकल, वाटर, सॉइल पोल्यूशन की वजह से हुई उसको रिड्यूस करना, या फिर प्रीमेच्योर मोर्टालिटी को रिड्यूस करना। दिस इज लिटिल बिट टफ क्वेश्चन। सी। ओके, सो वेरी गुड। सो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। 17 गोल्स है सस्टेनेबल गोल में, उनमें से जो 9th नंबर का है वो है कि वाटर पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन की वजह से जो भी डेथ हो रही है उसको डिक्रीज करना। ठीक है, सो द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट adopted by UN nation members state in 2015 provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and planet now and in the future. यहाँ पे 17 गोल्स होते हैं विच आर अर्जेंट कॉल फॉर डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन। क्यों ये गोल्स बनाए जाते हैं? पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, अच्छी एजुकेशन स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ को, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, क्लाइमेट को टैकल करने के लिए। ठीक है, इन सब के लिए ये सब गोल्स बनाए जाते हैं। ओके, ये 2 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या दोनों स्टेटमेंट ठीक है या दोनों गलत है, आपको बताना है। वंदे मातरम स्कीम इज अ वॉलंटरी स्कीम वेयर एनी ऑब्स्टेट्रिक और गायनी स्पेशलिस्ट, मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम, लेडी डॉक्टर, MBBS कैन वॉलंटियर देमसेल्फ फॉर प्रोवाइडिंग सेफ मदरहुड एंड सर्विस। ये सही है? यस। ओके, अभी बोला ही। सो ये बोल रहा है कि वंदे मातरम एक स्कीम है जिसमें जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है या ऑब्स्टेट्रिक होती है या कोई भी नर्सिंग होम होती है वो वॉलंटरी जाके सेफ मदरहुड सर्विसेज प्रोवाइड करे। एक चीज उतरती है तक। सेकंड ऑप्शन है आशा इंसेंटिव ऑफ ₹200 इन अर्बन इंक्लूड 100 फॉर एंटीनेटल केयर एंड 100 फॉर अकम्पनिंग प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ये सही है?
गलत है। Why? If wrong, then why? मैम 400 मिलता है, आई थिंक 200 फॉर एएनसी एंड 200 फॉर कंपनी प्रेग्नेंट वुमन। Yes, very good. तो इसमें ये this statement is wrong because Asha will get in 300 incentive in rural area and 200 in urban for antenatal care. फिर again Asha will get 300 and 200 respectively in rural and urban area for institutional delivery. तो टोटल 400 रुपए मिलता है आशा को फॉर ANC प्लस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। बेसिकली आशा क्या है? एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये जो होती है पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ इंडिया होती है। तो जब मैं ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर ऑफ इंडिया। प्राइमरी मतलब एकदम विलेज वाली लेवल पे, सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है, सेकेंडरी में यूजुअली आते हैं CHCs, ठीक है, और टर्शरी मतलब जो हॉस्पिटल्स होते हैं सिटीज में, ठीक है। और जो देयर इज वन आशा फॉर 1000 पॉपुलेशन। ये भी क्वेश्चन आता है कि 1000 पॉपुलेशन के लिए, तो उसमें आशा को डिफरेंट टास्क के लिए, डिफरेंट चीजों फंक्शंस के लिए रुपीस दिए जाते हैं, ठीक है। तो रूरल एरिया में कुछ इंसेंटिव फिक्स होता है और अर्बन एरिया में कुछ इंसेंटिव फिक्स होता है। तो ये चीज हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए बताया गया है। आंसर क्या है? आशा इंसेंटिव। अगर यहाँ पे 400 होता तो सही होता, क्योंकि 200 रुपए मिलता है ANC के लिए और 200 रुपए मिलता है फॉर अकम्पनी द प्रेग्नेंट वुमन टू द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। इन मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज पल्मोनरी TB, एक्सीडेंट्स, मैटरनल परप्यूरल मोर्टेलिटी या फिर एड्स। डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज में अगर वुमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है उसकी डेथ हो रही है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? TB है, एक्सीडेंट है, PPH है या एड्स है? PPS। या PPH। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वुमेन जो कि डाई हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज में इज बिकॉज आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज ऑफ द PPH, बिकॉज ऑफ द हेमरेज एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस, शी इज dying, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन which was asked. So that's all for today, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में केस कंट्रोल स्टडी, कोहर्ट स्टडी, RCTs डिटेल में पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा खुद से पढ़ लेना ताकि क्लास में इजीली आप लोग ग्रेस्प कर पाओ, और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या MCQ आते हैं वो डिस्कस किया। उसके साथ साथ में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी डिस्कस किया जाएगा। ओके नेक्स्ट SPM क्लास आप लोगों की पेड क्लास होगी, जिसको ज्वाइन करना है प्लीज कांटेक्ट आवर ऑफिशियल नंबर।